नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 7 कॉन्सेप्ट्स कवर अप करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, फिर आज का वीडियो कंटिन्यू करिए। एंड आज हम ट्राई करेंगे कि हम ये चैप्टर एक ही सेशन में ख़त्म कर दें। तो बिना किसी देरी के लेट अस कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी वर डूइंग एंड टुडे विल स्टार्ट विद एसेट। तो ये एसेट आपने सुना ही होगा, यू हैव हर्ड दिस वर्ड एसेट एसेट एसेट, बट ये एसेट होता क्या है? लेट से अब मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, मेरे पास बिजनेस के नाम पे एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, और लेट से मेरे पास मशीन्स है, मैंने कुछ मशीन्स परचेज कर रखी है बिजनेस के नाम पे। अब जानते हैं, अब मेरे पास ये बिल्डिंग है, बिजनेस के नाम पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैं काम चला रही हूँ, वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज आर वर्किंग, एवरीबडी आर वर्किंग इन द बिजनेस इन दिस बिल्डिंग एंड वी आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। आई हैव अ मशीन, आई हैव मशीनरीज। नाउ मशीनरीज क्या होती है? जिनको हम यूज़ करके हम प्रोडक्शंस करते हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बिजनेस में प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। सो नाउ अब देखते हैं, जैसे कि ये कैमरा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये माइक हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे बिजनेस में क्या होगी? दिस विल बी माई मशीनरी। सो ये मशीनरीज को यूज़ करके, इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ? एक बेनिफिट कमा रही हूँ। मेरे लिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मेरे लिए मेरा प्रॉपर्टी, मेरे लिए मेरा एसेट हो चुका है। सो एसेट इज एनीथिंग आउट ऑफ विच यू विल अर्न द फ्यूचर बेनिफिट्स। अब लैंड यूज़ करेंगे, कार यूज़ करेंगे, बिल्डिंग यूज़ करेंगे, मशीन यूज़ करेंगे, फर्नीचर यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करके काम करके हम लोग हमारे बिजनेस में क्या करते हैं? बेनिफिट कमाते हैं। तो जो चीज़ हमें बिजनेस में फ्यूचर में बेनिफिट देती है उस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा एसेट, हमारा प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखिए एसेट क्या बोल रहा है? एसेट इज अ प्रॉपर्टी of the business which will provide you the future economic benefit. When I say economic, it means a monetary benefit. जो बिजनेस को, जो भी चीज़ बिजनेस में यूज़ हो रही है और उस यूज़ से बिजनेस में फ्यूचर में बेनिफिट होगा, कौन सा बेनिफिट? मॉनिटरी बेनिफिट, तो वो कहलाएगा हमारा एसेट। ठीक है? अगेन जस्ट लाइक योर लायबिलिटी, एसेट्स में भी 2 टाइप है। एसेट्स में भी 2 टाइप आते हैं, एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक और होता है करेंट एसेट। जैसे कि इसको हमने पहले जैसे लायबिलिटी में समझा था, वैसे ही शॉर्ट टर्म एसेट, और ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म एसेट। बट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ना बोल के हम नॉन करेंट और करंट एसेट बोलते हैं, और इस नॉन करेंट को हम एक और नाम दे देते हैं फिक्स्ड एसेट। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर अगर कुछ यूज़ हो रहा है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 1 ईयर कुछ यूज़ हो रहा है। लायबिलिटी में 1 साल से ज़्यादा लेके हम लोग पेमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी। वैसे ही बिजनेस में जब कोई एसेट हमें 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट देता है, द एसेट विच इज़ प्रोवाइडिंग फ्यूचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, for more than 1 year, that will be called as the non-current asset, and the asset that will give benefit to the business if within 1 year, 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, तो that will be your current asset। अब कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। करंट एसेट के बारे में बात करते हैं पहले। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट आ जाता है। सो लेट्स से यहाँ पे हम पहले एक बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक माने हमारे गुड्स। सो बिजनेस में हम क्या करते हैं? हमारा स्टॉक यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, बेच के हम उसको कमाते हैं। अब मेरे पास स्टेशनरी है, मैं स्टेशनरी बिजनेस रन कर रही हूँ। अब स्टेशनरी में मेरे पास किताबें हैं, पेंसिल्स, इरेजर, पेन, सारी चीज़ें रख रखी है। इन प्रोडक्ट्स को मैं क्या करूँगी? 1 साल के अंदर अंदर बेचूंगी। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि लाया, मैंने किताबें खरीदी, मैं 3 साल तक उसको बेचूँ ही ना, ऐसा तो नहीं होगा। मैं किताबें खरीदूंगी, किताबें बेचूंगी, पेन पेंसिल खरीदूंगी, पेन पेंसिल बेचूंगी, विथिन 1 ईयर हो जाएगा ये सारा काम। इसलिए हमारा स्टॉक क्या हो जाता है? करंट एसेट हो जाता है। एक और चीज़, कैश। अब बिजनेस में पैसा है, पैसे को यूज़ करके हम लोग फ्यूचर बेनिफिट कमाएंगे, और ये पैसा क्या है? शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम यूज़ करते ही रहते हैं। वैसे ही बैंक,
कैश और बैंक एक ही होता है कि हमारे पास पैसा है, पैसे को यूज कर रहे हैं, वी आर अर्निंग सम बेनिफिट, बट ओनली डिफरेंट इज कैश इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक में पैसा है, बस ये डिफरेंस होता है। देन इसमें एक और चीज हम पढ़ते हैं कॉल्ड डेटार। इसको अभी से समझ लीजिए, वापस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के तौर पे भी समझेंगे, बट अभी समझा देती हूँ। अगेन लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, ये हो गया बिजनेस, ये हो गया ओनर, सॉरी ओनर नहीं, ये हो गया हमारा कस्टमर, जिससे कि आप लोग। अब बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस क्या करेगा, गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा, और उस सेल पे कस्टमर बिजनेस को क्या देगा, पैसा। यस, पैसा, सिंपल। अभी आपका वो जल्दी से उसी एग्जाम्पल के पास जाते हैं कि आप गए दुकानदार के पास, आपने खाने का सामान खरीदा आपके गेस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं मिला था, वो ही एग्जाम्पल। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, बिजनेस, मैं बिजनेस हूँ, आप हो कस्टमर, आप आए मेरे पास, तो मैंने आपको क्या करा, आपको गुड्स सेल करे, बिस्किट्स वगैरह दिए, और आपने मुझे पैसे देने थे, पैसे दे देते तो हमारा वहाँ पे काम खत्म हो जाता, राइट। वहाँ पे कुछ और रहता ही नहीं, पैसा लेन देन कुछ नहीं रहता। बट आपने क्या बोला, दीदी मैं थोड़ा 2-4 घंटे बाद या फिर बाद मेहमानों के जाने के बाद पैसा दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो ऐसे टाइम पे जब आपने मुझसे कुछ खरीदा और उसके लिए आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पेमेंट इंस्टेंटली नहीं हो रहा, फ्यूचर में पोस्टपोन हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आप बीइंग द कस्टमर मेरे बिजनेस के लिए आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे डेटार। डेटार कौन होता है, डेटार वो बंदा होता है जिससे बिजनेस को पैसा आना है, जिससे बिजनेस को पैसा रिसीव होना अभी तक बाकी है, वो बंदा जिससे पैसा रिसीव होगा उस बंदे को हम क्या बोल देंगे, डेटार। तो आपसे मुझे अभी पैसे मिलने बाकी है, तो आप मेरे बिजनेस में क्या हो जाओगे, डेटार हो जाओगे। तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेटा आपने 100 रुपये देने थे, आप 1 साल बाद दे दो, नहीं ना। आपसे मैं पैसे मांगूंगी विदिन 2 डेज, 10 डेज, 5 डेज, जो भी हो, पैसा तो जल्दी मुझे मिल जाएगा। क्लियर। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटार हो गया, स्टॉक हो गया, और वैसे ही एक और आता है बिल्स रिसीवेबल। जो मैंने आपको बिल्स पेएबल बताया था, वो का वही होता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नाउ यू परचेज्ड थिंग्स फ्रॉम मी एंड यू टोल्ड मैम आई विल गिव यू लेटर ऑन। तो बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, मुझे है ना आप पे भरोसा नहीं है बेटा, आपने पिछली बार भी मुझसे कुछ खरीदारी करी लेकिन मुझे आपने पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके नाम का एक बिल बना रहा हूँ, मैं आपका नाम लिख रही हूँ, आपके जितना पैसा देना है वो लिख रही हूँ, और यहाँ लिख रही हूँ कि आप मुझे 10 दिनों में पैसा दे दोगे, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, पिछली बार भी आपने नहीं दिया था, और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए 10 दिन के अंदर, या फिर थोड़ा और टाइम दे दूंगी, पैसे नहीं दिए, तो आई विल गो टू द कोर्ट, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगी। तो उस चीज़ के लिए काम आता है ये बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सेम चीज़, आप मेरे कस्टमर थे, आपको मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है आप बाद में दे देना, तो मेरे डेटार हो आप, जिससे मुझे पैसे मिलने हैं, और इसी डेटार के नाम पे मैंने एक अगर बिल बना दिया तो वो हो जाएगा बिल रिसीवेबल। तो ये कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब बिजनेस में क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें पैसा मिल जाएगा, बिजनेस में बेनिफिट मिल जाएगा विद इन 1 ईयर। समझे बच्चों, करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच विल गिव द बेनिफिट टू द बिजनेस विद इन 1 ईयर। समझे। अब बातें हैं हमारे फिक्स्ड एसेट के पास। फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्डिंग, अब मैं बिल्डिंग 1 साल तक तो यूज़ नहीं करूँगी, बिल्डिंग के नाम, बिजनेस के नाम पे मैंने बिल्डिंग ले रखी है तो सालों तक यूज़ करूँगी। बिल्डिंग के नाम पे कुछ मशीन्स है, मशीनरी है, लेट अस से मैं कुछ प्रोडक्शंस कर रही हूँ तो मैंने बड़ी बड़ी मशीन्स भी खरीद रखी है, वो मशीनरी मैं 1 साल तो यूज़ नहीं करूँगी, मैं 5 साल 10 साल जब तक मैं उसको यूज़ में ले सकूँ तब तक यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने ये माइक, बोर्ड वगैरह जो परचेज़ किया है, ये सारी चीज़ें मैं 1 साल के अंदर अंदर थोड़ी फेंक दूँगी, जब तक चलेगा मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है, करेक्ट। वैसे ही हम बात करते हैं फर्नीचर की, फर्नीचर भी लॉन्ग टर्म यूज़ होगा। देन यहाँ पे बात करते हैं व्हीकल्स की, व्हीकल्स भी हम लोग 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। एक और हो गया हमारा लैंड, लैंड भी बिजनेस में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो नाउ जो भी एसेट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है, वो हो जाता है हमारा नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट। और जो एसेट हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है उसको हम बोल देते हैं करंट एसेट।
अब ये जो हम फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट की बात करी, अगेन इस नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट में और दो टाइप्स है। पहले तो हमने एसेट में बात करें, एसेट के टाइप्स कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। अब मैं फिक्स्ड एसेट की बात कर रही हूँ। फिक्स्ड एसेट में और दो टाइप के हैं, दैट इज इंटैंजिबल एसेट एंड टैंजिबल एसेट। ये टैंजिबल इंटैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल का वो मतलब होता है विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। The assets which can be seen, which can be touched is called as a tangible asset. तो अभी ये बोर्ड, इसको मैं टच कर सकती हूँ, बेंच है यहाँ पे मैं टच कर सकती हूँ। इफ़ आई हैव ए बिल्डिंग को मैं टच कर सकती हूँ, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड। देखिए बच्चे, ये सारे एसेट्स क्या है, टच कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनके प्रेजेंस को हम लोग एक्चुअल में फील कर सकते हैं ना। सो एनी एसेट द प्रेजेंस ऑफ विच can be felt, can be seen, can be touched is called as a tangible asset. ठीक है? Intangible asset क्या होता है? Intangible asset is that asset which cannot be seen, which cannot be touched, but the presence of which can be felt. Now what do you mean by that? अब जैसे कि we'll talk about something called as goodwill. ये goodwill क्या होता है? Goodwill is nothing but a name, fame, image which is created by the business. अभी Apple, when I say Apple, you don't have to think. आपको क्या है, बिकॉज एवरीबडी नोज एप्पल के आईफोन्स बहुत अच्छे होते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिक्योरिटी अच्छी होती है, ये वो. सो हियर व्हाट हैपेंड, एप्पल हैज़ अर्नड दैट नेम. Apple has earned that name, right? So here Apple has created some reputation. That reputation is called as the goodwill. ठीक है, लेट्स से मैंने एक नॉवल लिखी है, मैंने एक नॉवल पब्लिश करी है, अब वो नॉवल मेरे नाम पे ही रहेगी कि ये है इस नॉवल के ऑथर. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने उस किताब पे मेरा एक कॉपीराइट ले लिया है, मैंने उस किताब पे ले लिया है मेरा एक कॉपीराइट. तो यहाँ पे ये कॉपीराइट क्या हुआ, अब आप समझो, लेट अस से कोई और एक और बंदा मेरी ही किताब लेके उस पे उसका नाम लिख देता है अगर, तो मैं क्या करूँगी, नहीं भाई ये तो मेरी किताब है, मैंने इसके ऊपर कॉपीराइट ले रखा है, मैंने पब्लिश करी थी सबसे पहले, तो मैं ये बोल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ कमाई है. सो अ इंटैंजिबल एसेट इज समथिंग विच कैनॉट बी सीन बट यू कैन फील इट. जैसे कि एक और चीज़ जैसे लाइसेंसिंग, एक और होता है कॉल्ड एज दी पेटेंट. ओके, पेटेंट इज नथिंग बट लेट अस से मैंने ही कुछ सबसे पहले कुछ डिस्कवरी करी है, मैंने सबसे पहले कुछ इन्वेंट करा है, तो अब मैंने ही सबसे पहले कुछ इन्वेंशन करा है, तो मैं उस इन्वेंशन पे मेरा पेटेंट राइट ले लूँगी कि मेरे परमिशन के बिना कोई और इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर मुझे उसको फ़ी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ करी है, मैंने मेरा दिमाग यूज़ करा है. और एक और मेन इंपॉर्टेंट, हम लोग नॉलेज को भी हम लोग इंटैंजिबल एसेट बोलते हैं. पीपल से सी नंबर ऑफ पीपल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ 10 एम्प्लॉयज़ है और 10 के 10 बुद्धू है, तो बिजनेस कुछ नहीं चलेगा. बट उन 10 की जगह पे बिजनेस ने 5 आदमी रख रखे हैं हु आर टैलेंटेड, हु नोज डिफरेंट स्किल्स, हु हैव एक्सपीरियंसेस, तो वो उसी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट बन जाएगा ना. एम्प्लॉयज़ आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, राइट? तो यहाँ पे anything, if the knowledge, the goodwill, the patent, the licensing, all of this will not be considered as a intangible asset. Sorry, will not be considered as a tangible asset. Why? Because that cannot be seen, but it can be felt. Hence, it will be called as the intangible asset. तो यहाँ खत्म होता है हमारा एसेट का कॉन्सेप्ट. अब बात करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट की. पहले तो हम रिसीट की बात कर रहे हैं, इसको रिसीट भी बोलते हैं, रिसिप्ट भी बोलते हैं. सो नेवर माइंड, आई विल से इट रिसीट. रिसीट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस में पैसा आता है. मैं आपको कुछ सेल कर रही हूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हो, रिसीट. मैंने आपको कुछ बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, रिसीट. अब मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, आपने मुझे पैसा दिया, रिसीट. अब ये जो पैसा आता है बिजनेस में, वो पैसा होता है रिसीट दो टाइप्स में. एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट. सो वेरी सिंपल, छोटे से शब्दों में समझते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है. रेवेन्यू रिसीट वो होता है जो रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब जिससे आपको बार बार पैसा आता ही रहता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स. मैंने एक स्टेशनरी की दुकान खोल रखी है,
मैं रोज़ किताबें बेचूंगी, रोज़ पेन्स बेचूंगी, रोज़ चार्ट्स बेचूंगी, तो रोज़ बेच रही हूँ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और उसके लिए मुझे पैसा आ रहा है, तो रेकरिंग है ये, कंटिन्यूसली मैं कुछ बेच रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, उसको मैं नाम दे दूंगी रेवेन्यू रिसीट का। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जहाँ पे बिजनेस को पैसा मिल रहा है ऑपरेशंस के थ्रू, दैट इज कंटिन्यूसली कुछ काम हो रहा है, कंटिन्यूसली कुछ सेल हो रहा है, रेकरिंग बिजनेस हो रहा है। रेकरिंग मतलब बार बार बिजनेस में एक एक्टिविटी से, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिजनेस को पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू रिसीट। और एक और होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होता है जो बिजनेस में कभी कभार होता है, वंस इन अ वाइल बिजनेस को पैसा मिलता है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हमने समझा, फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। अब मेरे पास अगर लैंड है तो मैं रोज़ रोज़ थोड़ी ना लैंड को बेचूंगी, कभी एक जब मेरा मन करे या फिर कुछ रिक्वायरमेंट हुई तब मैं लैंड बेचूंगी। तो लैंड बेच के जो मुझे पैसा आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा। मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी को मैं रोज़ रोज़ नहीं बेचूंगी, एक बार मैंने बेची, पैसा आया, कैपिटल रिसीट। मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर को बेचा, पैसा आया कभी कभार, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड by the sale of fixed asset which happens once in a while is called as the capital receipt, and the receipt which happens on a recurring basis, continuously होता रहता है, that is called as the revenue receipt. Okay, यहाँ होता है हमारा revenue receipt and capital receipt. Next, एक्सपेंडिचर। पहले तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो बिजनेस से जाता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, रिसीट, जा रहा है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज द पेमेंट फॉर रिसीट ऑफ बेनिफिट। जब मैं बिजनेस में कुछ कमाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रही हूं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ओके, इस स्टेटमेंट को थोड़ा आसानी से समझते हैं। अब मुझे करना है सेल ऑफ गुड्स। अब मैंने खोल रखी है एक स्टेशनरी की दुकान खोल रखी है। स्टेशनरी में मैं क्या किताबें खुद थोड़ी बनाऊंगी, पेन खुद थोड़ी बनाऊंगी, मैन्युफैक्चरिंग में खुद नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कहीं और से उसको परचेज कर रही हूँ और उसको रीसेल कर रही हूँ। करेक्ट, ध्यान से समझिएगा, मैं किताबें कहीं और से, किसी और सप्लायर से, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद रही हूँ और उसे बेच रही हूँ आपको। करेक्ट, तो यहाँ पे जब मैं सप्लायर से खरीद रही हूँ, मैं जब कहीं से खरीद रही हूँ तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। क्यों पेमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ परचेज करा है, मैंने किसी से परचेज करा, फिर उसको पैसा दिया, मेरे पास किताबें आई, फिर मैं किताबों को कस्टमर्स को बेच रही हूँ। जब मैं कस्टमर्स को बेच रही हूँ तो मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, रिसीट हो रहा है, रिसीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ, मैंने सेल करा, पैसा आया, मैंने परचेज करा, पैसा गया, मैंने परचेज करा सप्लायर से, सेल करा कस्टमर को। अब कस्टमर को जब सेल करते हैं तो बिजनेस में होता है बेनिफिट। ये बेनिफिट कमाने के लिए पहले मैं जो पेमेंट करती हूँ, ये बेनिफिट कमाने के लिए मैं जो पहले पेमेंट करती हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। बेनिफिट को कमाने के लिए, बेनिफिट क्या हो रहा है, कस्टमर से आने वाला पैसा, वो रिसीट करने के लिए मैं पहले जो पेमेंट कर रही हूँ वो हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। समझे बच्चों। और एक्सपेंडिचर में वापस हमारे दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन ये सिंपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो अगेन रेकरिंग होता है। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेशनरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब स्टेशनरी की दुकान अगर मैं चला रही हूँ तो मैं बुक्स खरीदती रहूँगी, सप्लायर से किताबें खरीदूंगी, सप्लायर से पेन्स खरीदूंगी, सप्लायर से चार्ट्स खरीदूंगी, ये सारी चीज़ें मैं ऑन रेगुलर बेसिस खरीदूंगी। सो रेगुलर बेसिस में मैं वापस क्या करूंगी, पैसा दूंगी, कुछ पेमेंट करूंगी। तो इस पेमेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर रेकरिंग बेसिस पे होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे बच्चों। और वो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो अगेन वंस इन अ वाइल होता है। जैसे मैंने परचेज करा लैंड, मैंने परचेज करा बिल्डिंग, मैंने परचेज करा फर्नीचर। अब ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी क्या चीज़ें हुई बच्चों, फिक्स्ड एसेट।
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह मैं सब रोज़ रोज़ ख़रीदारी नहीं करती हूँ, कभी जब रिक्वायरमेंट होती है, मेरे पास पैसा होता है तब खरीदती हूँ, राइट। तो ये जब मैं लॉन्ग टर्म एसेट या फिर ये फिक्स्ड एसेट खरीद रही हूँ और उस टाइम पे जो पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट को मैं क्या बोलूँगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कभी कभार फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर जो रेगुलरली होता रहता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस। यहाँ समझिए बच्चों, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एक्सपेंडिचर होता है ओवरऑल, हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर में हम बात कर रहे हैं दोनों कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में बात कर रहे हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंस। वेरी सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्सपेंसेस का नाम दे रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस क्या होता है, द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स। मैंने अभी जस्ट बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है टू डू द परचेजिंग ऑफ गुड्स। मैं माल खरीद रही हूँ, किताबें खरीद रही हूँ, चार्ट्स खरीद रही हूँ तो वहाँ पे पैसा दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा कॉस्ट, वो हो गया मेरा कॉस्ट टू परचेज द गुड्स। ठीक है, कॉस्ट इंकर्ड इन सेलिंग द गुड्स। मैंने पहले माल खरीदा, उसको मैंने पैसा दिया। ये पैसा मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने गुड्स बेचने के लिए खरीदे हैं पहले तो। ठीक है, अब एक और बात करते हैं प्रोडक्शन की। देखिए बच्चों, अब मैंने बात करी थी स्टेशनरी की, जहाँ पे मैं किताबें नहीं बना रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग। लेट अस से मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ। अब इस बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब इस बोर्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे ये वाली शीट चाहिए, इसके पीछे जो प्लाईवुड लगा है वो चाहिए, ये फ्रेम वगैरह चाहिए, करेक्ट, और इस शीट को चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, करेक्ट। ये सारी चीज़ें जो ये शीट है, ये प्लाईवुड है, ये फ्रेम्स है, ये स्क्रूज है, ये सारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे। अब रॉ मटेरियल को मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब परचेज कर रही हूँ, रॉ मटेरियल को परचेज कर रही हूँ, तो मैं क्या दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ। ये पैसा बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा हुआ। सो ये बेसिकली बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ये एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंसेस आर दी कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। गुड्स को अब मैंने रॉ मटेरियल परचेज करे, रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट करवाए, मैंने मेरे वर्कर्स को काम दिया, प्रोडक्शन हुआ, काम हुआ। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, लाइट बिल आ रहा है, वाटर बिल आ रहा है, मैं मेरे लेबर्स को पैसा दे रही हूँ, राइट। एक्सपेंसेस भी खूब आ रहा है, रेंट दे रही हूँ किसी जगह का। तो एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए भी मैं कुछ खर्चा कर रही हूँ पहले, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। पैसा कमाने से पहले मैं जो एक्सपेंस कर रही हूँ, जो खर्चा कर रही हूँ, वो हो जाएगा मेरा एक्सपेंस। नो कन्फ्यूजन नीडेड। आई होप समझ आया है, नहीं तो कमेंट सेक्शन इज जिंदाबाद। अब जी ये इनकम क्या होता है, अब इनकम में क्या होता है, मैं गुड्स सेल कर रही हूँ। लेट अस से मैंने गुड्स किताबें या फिर कुछ सेल करा है 100 रुपीज़ में, ठीक है। अब मैंने जब सेल करा तो मेरे पास आया कितना, 100 रुपीज़। अब मैं इस 100 रुपीज़ को क्या बोलूँगी, इनकम ना बोल के मैं इसको बोलूँगी रेवेन्यू। ओके, मैं पहले ये इनकम समझा रही हूँ। मैंने 100 रुपये खर्च कर 100 रुपये में बेची है एक किताब या फिर कुछ चीज़ें बेची है 100 रुपये में, एक प्रोडक्ट बेचा है 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में सेल करा, और वो जो 100 रुपीज़ बिजनेस में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। और ये जो मैंने 100 रुपीज़ में सेल करा है, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या फिर ख़रीदने में मैंने स्पेंड करा है 80 रुपीज़। मतलब मैंने ख़रीदा है 80 रुपये में और बेचा है 100 रुपीज़ में। मैंने माल ख़रीदा 80 में, बेचा 100 में। या फिर मैंने वो माल बनाने के लिए ओवरऑल खर्चा करा, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने खर्चा करा 80 रुपीज़ और उसको मैंने सेल करा 100 रुपीज़। तो ये 80 रुपया क्या हो गया, मेरा कॉस्ट हो गया। 80 रुपीज़ में तो मैंने स्पेंड करा, 80 रुपीज़ मैंने स्पेंड करा बनाने के लिए,
और 80 रुपीज़ स्पेंड करके मुझे आ रहा है बिजनेस में 100 रुपीज़ का बेनिफिट, मुनाफा बिजनेस में आया 100 रुपीज़। अब ये जो 100 रुपीज़ में 80 रुपीज़ का मैंने खर्चा जो करा उसको काट दिया, अब ये 20 रुपीज़ जो बाकी है ना, इसको हम बोलते हैं इनकम। ये हो गया मेरा एक्चुअल इनकम एक प्रोडक्ट पे। एक प्रोडक्ट पे मैंने कितना कमाया, 20 रुपया कमाया, दिस इज़ माई इनकम। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा 80 में, बेचा 100 में, एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ मेरा इनकम हो जाता है। बट मैम इनकम यह जो आप बोल रही है तो प्रॉफिट जैसे साउंड कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आपको भी होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट इज टॉकिंग अबाउट द टोटल एक्सपेंस एंड टोटल इनकम। ये जो है बच्चों, ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, और ये जो हो जाता है इसके बदले में लिख रही हूँ टोटल एक्सपेंस। अब ये जो 100 रुपीज़ है ना बच्चों, दिस इज एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो रेवेन्यू और कॉस्ट हो रहा है और जो रिमेनिंग बेनिफिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनकम। और टोटल रेवेन्यू ओवरऑल मैंने एक साल में कितने प्रोडक्ट्स बेचे, लेट अस से मैंने एक साल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे और मैंने एक साल में ओवरऑल पैसा कमाया बेच के 10,000, और मैंने उसी 10,000 को 10,000 के प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने स्पेंड करा है 7,000। तब ये जो रिमेनिंग 3,000 है ना, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज करने के बाद ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। समझ आया? आई थिंक नो कन्फ्यूजन हो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया। देखिए इनकम क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज, ओके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। देखिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड, एक सेल करा तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एक्सपेंस। ये जो सेल करा है प्रोडक्ट उसका कॉस्ट कितना है, 80 रुपया है। एंड सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में जो सरप्लस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा इनकम हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया एक और बार रिवाइंड करके वापस सुनो, बहुत आसान है, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा रेवेन्यू इनकम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट देखिए, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस, इन दोनों के बीच में जो सरप्लस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। वो ही अगर सरप्लस और इफ देयर इज अ चेंज, अब देखते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10,000 यहाँ पे पैसा आया है 6,000, रेवेन्यू आया है 6,000, और इस 6,000 के माल को बनाने में या बेचने खरीदने में हमने स्पेंड करा है 8,000। तो हमारा स्पेंडिंग है 8,000 बट आया सिर्फ 6,000, तो ये डिफरेंस अमाउंट क्या है, 2,000। ये हो जाएगा हमारा लॉस। एक्सपेंसेस से ज़्यादा रेवेन्यू है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंस है तो लॉस। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्टली वी हैव वन मोर दैट इज मॉनिटरी बेनिफिट, सॉरी गेन। गेन क्या है, गेन वेरी सिंपल अगेन, गेन और प्रॉफिट में भी नाउ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट गेन क्या होता है, गेन वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में कभी कभार होता है। जैसे कि मैंने एक फिक्स्ड एसेट को सेल करा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर सेल करा, पैसा आया। अब मैं रोज़ रोज़ तो इसको बेचती नहीं हूँ, कभी कभार बेचूंगी, पैसा आया, ये गेन हुआ। मेरे बिजनेस में लॉटरी लगी, लॉटरी हमेशा तो लगती नहीं है, भगवान लग जाए तो क्या ही बात करें, बट लॉटरी कभी कभार लगती है, लक हो गया तो हो गया। तो कभी कभार मेरे को लॉटरी लग गई तो मेरा क्या हो गया, गेन हो गया। मेरे बिजनेस में कुछ डोनेशन मिल गया, वो डोनेशन क्या हो गया, गेन हो गया। यस, गेन और प्रॉफिट में हम लोग हर साल कितना बिजनेस में पैसा अच्छा खासा बन रहा है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। बट गेन हर साल नहीं होता, कभी कभार हम लोग किसी कारण से हो जाता है, जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको होपफुली समझ आ ही गया होगा।